सलाम दोस्तों। हम सबको पता ही है कि पृथ्वी पर सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर 7 नहीं बल्कि 8 कॉन्टिनेंट है तो आप मुझे बोलोगे कि क्या बकवास कर रहे हो। क्योंकि अगर पृथ्वी पर कोई इतनी बड़ी ज़मीन होती कि कोई देश नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी हो तो हमको फिर वो दिखी क्यों नहीं। तो इसी बात का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है रिजवान लुहार और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो बिना किसी आप जरा इस मैप में देखो, यहाँ आपको सिर्फ न्यूजीलैंड दिख रहा होगा, राइट। 26 सितंबर 2023 को जियोलॉजी के फील्ड की सबसे बेहतरीन और मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल टेक्टोनिक्स ने यह दावा किया कि न्यूजीलैंड के नीचे जीलैंडिया नाम का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट छिपा हुआ है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन 7 देशों को मिलाकर बनता है, वो भी इन नए 8वें कॉन्टिनेंट से छोटा है। अगर इतना बड़ा लैंडमार्क्स न्यूजीलैंड के नीचे एग्जिस्ट करता है तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो अचानक से प्रकट हो गया। आखिर इतने सालों तक ये हमारी आंखों से छुपा कैसे रह गया। और ये सारे न्यूज़ आर्टिकल आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट पिछले 375 ईयर से लापता है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे न्यूजीलैंड का हाथ हो सकता है? क्योंकि वो देश न्यूजीलैंड जीलैंडिया के जरिए बरसों से समुद्री रिसोर्स के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। एक्चुअली फ्रेंड्स, साल 1982 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक लॉ पास किया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस लॉ के तहत कंट्रीज का अपने कोस्ट लाइन से 400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एरिया और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स पर पूरा कंट्रोल होगा। सो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर उसके नीचे एक सबमर्ज लैंड एक कॉन्टिनेंट प्रूव हो जाता है तो उसकी टेरिटरी 6 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उसका सीधा मतलब मानो कि 6 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज और मिनरल्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के पास अगर 6 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज की बढ़ोतरी हो गई तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी 6 टाइम बढ़ जाएगा। इस वजह से न्यूजीलैंड के नीचे मौजूद लॉस्ट कॉन्टिनेंट का चैप्टर वापस से सामने आया और इसे स्टडी करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कई सारे इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट को फिर से एक डिटेल रिसर्च करने के लिए बुलाया, जिसमें इस बार गोल था इस बड़े से सबमर्ज लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट प्रूव करना। इसके बाद इन सभी रिसर्चर ने मिलकर एक बड़ी स्टडी कंडक्ट की, जिसके रिजल्ट जब लोगों के सामने आए तब लोगों को यकीन तक नहीं हुआ। ये बात सामने आई कि सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के नीचे जो लैंड छुपा हुआ है उसके रॉक्स का कॉम्पोजिशन किसी ओशियानिक बेड के बजाय कॉन्टिनेंट के कॉम्पोजिशन से ज़्यादा मैच हो रहा था। मतलब ओशियन का तल मोस्टली बेसोल्ट रॉक से बना होता है और कॉन्टिनेंट का स्तर ग्रेनाइट रॉक से बना होता है। समुद्र में न्यूजीलैंड के नीचे जो सबमर्ज लैंडमार्क्स मिला वो लैंडमार्क्स कॉन्टिनेंट्स जैसे ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स, पॉसिबली न्यूजीलैंड के नीचे जो लैंडमार्क्स डूबा हुआ था वो कंफर्म एक 8वां कॉन्टिनेंट हो सकता था और किसी समय पर वो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी हो सकता था। बस इसीलिए न्यूजीलैंड के नीचे छुपे हुए इस लैंडमार्क्स का नाम पड़ गया जीलैंडिया। अब जरा रुको और ध्यान दो, अगर 1982 में ही ये कंफर्म हो चुका था कि ये 8वां कॉन्टिनेंट है तो फिर ये हमारे जियोग्राफिक्स बुक में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया और आज न्यूज़ में इसे 375 ईयर से लापता क्यों बताया जा रहा है। देखो दोस्तों, बात ये है ना कि आप किसी मैप को बुक्स में तभी इंक्लूड करोगे जब करंटली एक्सेप्टेड मेथड यानी कि सैटेलाइट के जरिए उसकी बाउंड्रीज की प्रिसाइज मैपिंग हुई हो। और बस यही इस जीलैंडिया के केस में मिसिंग था और इसीलिए कई सालों तक टालने के बाद साल 2017 में फाइनली इसकी ऑफिशियल सैटेलाइट मैपिंग शुरू की गई, जिसका फाइनली रिजल्ट आया 12 सितंबर 2023 को और जीलैंडिया कॉन्टिनेंट्स का एक्सिस्टेंस फाइनली कंफर्म हो गया। सो अब तक आपको स्टोरी इतनी समझ में आ गई कि इसके पीछे क्या कहानी थी। बट यहाँ पर अब भी एक मेजर सवाल बाकी है। इतने बड़े टुकड़े के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि वो कम्प्लीटली पानी के अंदर डूब गया, सबमर्ज हो गया, कि सिर्फ उसका एक टिप न्यूजीलैंड ही आज समुद्र के ऊपर है एक देश के रूप में। दरअसल जियोलॉजिस्ट के हिसाब से पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया नाम का। पर आज से करीब 200 मिलियन साल पहले चल रहे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 नए कॉन्टिनेंट में टूट गया
लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसमें से लॉरेशिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया और आगे चलकर नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, यूरोप और अमेरिका में बढ़ गया, और गोंडवाना साउथ की तरफ चला गया, जिसे अगेन सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। इन सदर्न कॉन्टिनेंट्स में से आज से करीब 170 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ, और फिर बारी आई ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका की, और इसी में से फाइनली करीब 40 मिलियन साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अलग हुआ, तब जाकर आज के सभी मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट पोजीशन पे आ पाए। एक्सेप्ट समथिंग वाज जस्ट मिसिंग इन हियर। उस वक्त इन सबमर्जियोलॉजिस्ट से एक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी छूट गई थी। उन्होंने अपनी सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बनने की थियोरी में सिर्फ उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को इंक्लूड किया था जो समुद्र के ऊपर दिख रहे थे, जबकि असल में हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ गोंडवाना से एक बड़ा लैंडमास का टुकड़ा अलग हो गया था, जिसे साइंटिस्टों ने काउंट नहीं किया था, और वो लैंडमार्क्स था जीलैंडिया। अनफॉर्चुनेटली इस सेपरेशन के तुरंत बाद वो पानी में डूब गया, और शुरुआत में तो जीलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट्स के बाउंड्री पे मौजूद था, पर उस वक्त टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हो रही थी कि दोनों ही प्लेट रैपिडली एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और इससे हुआ ये कि उस वक्त जीलैंडिया कॉन्टिनेंट जो इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद था, वो आज से करीब 50 से 35 मिलियन साल पहले समुद्र में डूब गया। यानी कि हिस्टोरिक टाइम स्केल में डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के भी एटलीस्ट 15 मिलियन साल बाद तक ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से समुद्र के ऊपर था। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। साइंटिस्ट जब इसके बारे में स्टडी कर रहे थे कि वो क्यों नीचे चला गया, तो नीचे समुद्र के तल में उन्हें कुछ वियर्ड पैटर्न्स नजर आए। बेसिकली जीलैंडिया के नीचे उन्हें दिखा कि वहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए थे जो वोल्केनिक बेसोल्ट रॉक से बने हुए थे, और ये सिर्फ तभी होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और दोनों के बीच एक क्रेक में से मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा होता है। अब ऐसे में सेंसो मैग्मा को अलाइन होकर ऊपर आते ही समुद्र के ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो नेचुरली वो सॉलिडिफाइड होकर इस तरह के स्ट्राइप्स बनाते हैं। अब आगे सेंस या मोल्टन मैग्मा कई हजार सालों से बाहर आते ही जा रहे हैं, तो हर नए बनते स्ट्राइप्स कुछ इस तरह से बाहर निकलकर साइड में खिसकते जा रहे हैं, और इन पैटर्न्स के ऊपर बसा जीलैंडिया लैंडमार्क्स नीचे धंस रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, यू नो कि जीलैंडिया हमें समुद्र के ऊपर क्यों नहीं दिखाई देता है, बट देन अगेन ये सिर्फ हाफ आंसर है। इस इतने बड़े लैंडमार्क्स का आंखों के सामने होकर भी दिखना ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे था। इसके ना दिखने के पीछे एक रीज़न हमारा इग्नोरेंस भी है। हम जैसे मॉडर्न साइंस इंथ्यूसियास्ट ने पृथ्वी के एक फंडामेंटल एनोमेली पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों है? ये सवाल शायद हमारे लिए नया हो सकता है, पर ये असल में एक 17वीं सदी का सवाल है, जिसकी वजह से साल 1606 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी और आज ये जीलैंडिया डिस्कवर हो पाया। इनफैक्ट ये वही रीज़न है जिसकी वजह से आज सभी न्यूज़ आर्टिकल जीलैंडिया के साथ मिसिंग फॉर 375 ईयर्स लिख रहे हैं। असल में साल 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंचे और एवेंचुअली उस अननोन लैंडमास को जब बाकी यूरोपियन एम्पायर्स द्वारा कॉलोनाइज किया गया, तो उसके बाद अचानक से कई एम्पायर्स दूसरे राज्यों को कॉलोनाइज करने की दौड़ में लग गए। इसी बीच डच एम्पायर, जो खुद भी एक मेजर कॉलोनाइजर था, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए लैंडमार्क्स के अलावा इस पृथ्वी पर अमेरिका जैसे अननोन और अलग पड़े और भी लैंडमार्क्स हो सकते हैं। बट खोज आखिर कहाँ से करें? इस बीच इन्हें ख्याल आया कि ये जितने भी मेजर लैंडमासेस है, इंक्लूडिंग द न्यूली डिस्कवर अमेरिका, ये सारे मोस्टली पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास ही क्यों है। पृथ्वी को बैलेंस रखने के लिए हो ना हो सदर्न हेमिस्फीयर के आसपास भी एक मेजर लैंडमार्क होना ही चाहिए। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस मिसिंग हाइपोथेटिकल लैंडमार्क को नाम दिया टेरा ऑस्ट्रालिस, जिसका लैटिन में सिंपल मतलब था द लैंड ऑफ द साउथ। बट एक सेकंड, पृथ्वी पर मौजूद 4 बड़े ओशंस में से 3 बड़े ओशंस यानी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन आखिर मेजरली साउथ में ही पड़ते थे। तो सवाल था कि टेरा ऑस्ट्रालिस की खोज आखिर शुरू कहाँ से करें। फाइनली डिसीजन बना कि जो लैंड मासेस उन्हें ऑलरेडी पता है, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उनके सदर्न टिप से शुरू किया जाए। इसी के साथ सबसे पहले 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिशन लॉन्च किया और अपने सबसे मेजर टॉप्स एक्सप्लोरर और नेविगेटर्स विलियम जेनशून और एबल टेस्मैन को एशिया के सदर्न टिप इंडोनेशिया के साउथ की ओर भेजा।
सबसे पहले 1606 में जॉनसन ने अपनी एक छोटी टीम के साथ एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करने गए और उसके तहत उन्हें वहां पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिखा और फिर उसके कुछ ही सालों बाद टेस्मैन को भेजा गया ताकि वो उस नए लैंडमार्क का चक्कर काटते हुए उसकी कोस्टलाइन की मैपिंग कर सके। और जब ये मैपिंग कंप्लीट हुई तो उस लैंडमार्क का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। बट देन ये सिर्फ आधी कहानी थी। इसकी पूरी कहानी ये है कि इस मिसिंग मैप के दौरान उसे आज का 8 कॉन्टिनेंट जीलैंडिया भी मिल गया था, पर इससे पहले कि वो इसकी मैपिंग कर पाते अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने हड़बड़ाहट में तुरंत वापस लौटना पड़ गया। एक्चुअली टेस्मैन जब इंडोनेशिया के जकार्ता से मॉरिशियस और मॉरिशियस से टेस्मेनिया की ओर बढ़ रहे थे तो वहीं से थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वहां एक अनजान लैंडमार्क दिखता है। ये लैंडमार्क था आज का न्यूजीलैंड, जो उन्हें टेरा ऑस्ट्रालिस के अलावा एक और बड़े कॉन्टिनेंट जीलैंडिया तक पहुंचा सकता था। बिकॉज ये न्यूजीलैंड बेसिकली इसी कॉन्टिनेंट का एक पीक था, बिल्कुल एक समुद्री आइसबर्ग पहाड़ जैसा। लेकिन फिर जैसे ही टेस्मैन और उनका ग्रुप वहां उस लैंडमार्क के पास पहुंचे तो अचानक से वहां के लोग माओरी ट्राइब गति तमाता कोकिरी के लोगों ने उनके शिप पर हमला बोल दिया और इस हमले में टेस्मैन के 4 ग्रुप मेंबर्स मारे गए। सो अपनी और अपने बचे हुए ग्रुप मेंबर्स की जान बचाने के लिए टेस्मैन ने बिना वहां पे कदम रखे तुरंत लौटने का फैसला कर लिया। और फिर जब टेस्मैन वापस लौटे उनकी यहाँ पर माओरी कम्युनिटी के साथ हुए वायलेंट एनकाउंटर की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और इसी वजह से अगले करीब 100 सालों तक किसी ने भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं की। अंटिल 1769 जब यूरोप के दूसरे मेजर कॉलोनाइजर्स ब्रिटिश एम्पायर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न इलाके को हथियाने के चक्कर में पास स्थित न्यूजीलैंड को भी अपनी कॉलोनी बना ली। तो साल 1769 में एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न पार्ट को कॉलोनाइज करने के लिए अपनी रॉयल नेवी के एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर जेम्स कुक को वहां की मैपिंग करने के लिए भेजा। इसी दौरान जेम्स कुक ने लगे हाथ बगल में मौजूद न्यूजीलैंड को भी मैप कर लिया। एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ वायलेंट क्लैशेस विद द लोकल ट्राइब्स फाइनली ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हिस्सा न्यूजीलैंड ये दोनों ब्रिटिशर्स कॉलोनीज बन गए। नाउ व्हाट्स वियर्ड इज दैट अगले ऑलमोस्ट 100 सालों में न्यूजीलैंड पर राज करने के बावजूद भी ब्रिटिश कभी भी नहीं जान पाए कि उनके कदमों के नीचे एक्चुअली एक पूरा कॉन्टिनेंट छुपा हुआ था। और फिर साल 1840 में जब न्यूजीलैंड ब्रिटिश लोगों से आज़ाद हुआ और उसकी न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट ने एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट जेम्स हेक्टर को अपने देश का डिटेल मैप बनाने के लिए बुलाया, तब जाकर उनको पता चला कि न्यूजीलैंड जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा है। इतना बड़ा कि वो अपने आप में एक अलग कॉन्टिनेंट बन सकता है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रॉक्स के कॉम्पोजिशन और बेड साइज के बेसिस पर हमें जीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट कैसे घोषित कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारे सह्याद्री माउंटेन्स भी कॉन्टिनेंट्स ग्रेनाइट रॉक्स के बजाय ओशन बेड की तरह बेसोल्ट रॉक से बने हुए हैं। तो फिर इस लॉजिक से हमें अपने सह्याद्री माउंटेन्स को भी ओशियानिक फ्लोर डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंडमास का कॉन्टिनेंट में क्लासिफाइड करने के लिए कोई फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। आउट ऑफ रीच एटलीस्ट 4 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। पहला उसका कॉम्पोजिशन, दूसरा सी बेड के कंपैरिजन में उसका एलिवेशन या सिंपली उसकी ऊंचाई कितनी है, वो हमेशा सी बेड के एवरेज डेप्थ से ऊपर होना ही चाहिए। तीसरा उसका सीपर साइज और एरिया, लास्टली उसका खुद का एक अलग टेक्टोनिक प्लेट होना चाहिए। अब जीलैंडिया के केस में फर्स्ट फैक्टर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो मौजूद है। एलिवेशन के मामले में वो साउथ पैसिफिक ओशन के एवरेज डेप्थ से करीब 1100 मीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट सह्याद्री माउंटेन्स जितनी ऊंचाई पर है। टेरेस टर्म साइज एंड एरिया अल्टीमेटली करीब 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो उसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जितना ही बड़ा बनाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी अपनी एक टेक्टोनिक प्लेट भी है, कोल्ड जीलैंडिया प्लेट, ऑल्सो नोन एज तेरियू अमाव्यू प्लेट, जो उसकी सराउंडिंग पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिल्कुल अलग है। याद है मैंने कहा था जीलैंडिया लैंडमार्क मैग्मा के फिसलने से नीचे धंस रहा है। वो लैंडमार्क असल में यही जीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट्स है। यानी कि ऑल इन ऑल हर लिहाज से जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट ही है और न्यूजीलैंड बस उस कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पीक है। नाउ आई नो इस साइंटिफिक डेफिनेशन के बावजूद कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, राइट? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि पानी में डूबा हुआ जीलैंडिया कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कॉमन धारणा है वो यही है कि कॉन्टिनेंट का मतलब पानी के ऊपर दिखने वाला बड़ा सा लैंडमास। पर फ्रेंड्स, साइंस में कई बार डेफिनेशन काफ़ी ब्लर होती है। किसी भी चीज़ को एकदम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते।
लाइक हम ह्यूमन को ही ले लो। हमारे केस में हम अपने फिजिकल फीचर्स को तो डिफाइन कर सकते हैं, बट हम किसी ह्यूमन बीइंग को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी दो लोगों के बीच के कुछ एस्पेक्ट्स लाइक उनका बिहेवियर, इमोशनल स्टेट्स, पर्सपेक्टिव कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो नो मैटर किसी इंसान पर कितने भी डेफिनेशन क्यों न लगा लो, आप फिर भी उसे कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पे ज़िलेंडिया कॉन्टिनेंट कहते समय भी हो रहा है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट्स को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके डिफाइन नहीं कर सकते। हमने जब एलिवेशन की बात की तो उसमें प्रॉपरली डिफाइन नहीं है कि ओशन बेड से कितनी ऊंचाई पर होने पर किसी लैंडमास को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या अगर ज़िलेंडिया ओशन बेड से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर होता तब भी उसे कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया जा सकता था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे। सो फ्रेंड्स, ये थी इस 8वें लॉस्ट कॉन्टिनेंट की पूरी कहानी। और क्या आप जानते हैं कि बिग बैंग थियरी 1 सदी पहले लिखी गई थी, लेकिन कुरान में इसके बारे में 1400 साल पहले ही लिखा जा चुका है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे कुरान वर्सेस साइंस वाले वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गो एंड वॉच आउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।